हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लुक बैक इन एंगर प्ले की समरी को डिस्कस करेंगे, जिसके राइटर है जॉन ऑसबॉर्न। ये प्ले इंग्लैंड में 1955 में लिखा गया और इसे 1957 में पब्लिश किया गया। ये एक 3 एक्ट प्ले है एंड ये एक रियलिस्टिक प्ले है जो कि ऑसबॉर्न ने खुद के ऊपर खुद की लाइफ पर लिखा है। जॉन ऑसबॉर्न ने अपनी लाइफ में टोटल 5 शादियाँ की थी और इस प्ले में उन्होंने उस समय के समाज में वैवाहिक जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उन सब के बारे में डिस्कस किया है। जॉन ऑसबॉर्न का जन्म 1929 में हुआ और इनकी मृत्यु 1994 में हुई। ये एक इंग्लिश प्लेराइट, स्क्रीन राइटर एंड एक्टर थे एंड ऑसबॉर्न पोस्ट इम्पेरियल एज में ब्रिटेन के पर्पजेज को संबोधित करने वाले पहले लेखकों में से एक थे। इनका सबसे फेमस वर्क है लुक बैक इन एंगर। इसके अलावा द एंटरटेनर, इनएडमिसिबल एविडेंस। इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जिमी पोर्टर। जिमी पोर्टर एक एंग्री यंग मैन है जो कि अपनी वाइफ के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड रहता है। इस प्ले में जिमी पोर्टर को हीरो और विलेन दोनों के रूप में दिखाया गया है और अंत में इसका गुस्सा ही इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एलिसन पोर्टर, जो कि जिमी पोर्टर की वाइफ होती है और ये एक ब्रिटेन्स अपर क्लास से होती है, लेकिन जिमी वर्किंग क्लास से होता है। इसके बावजूद भी यह जिमी से शादी करती है। थर्ड है क्लिफ लेविश, जो कि जिमी और एलिसन दोनों का फ्रेंड होता है और उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहता है। ये भी जिमी की तरह वर्किंग क्लास से रिलेटेड है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेलेना चार्ल्स, जो कि एलिसन की बेस्ट फ्रेंड है और अपने एक वर्क की विजिट के दौरान इन्हीं के साथ उनके अपार्टमेंट में रहने लग जाती है। हेलेना अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है एंड बाद में आगे इस प्ले में इसका एलिसन के हस्बैंड जिमी के साथ अफेयर भी चलता है। एंड लास्ट कैरेक्टर है कॉलोनेल रेडफोर्ड, जो कि एलिसन के फादर होते हैं और ये ब्रिटेन ग्रेट एडवर्डियन पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया में मिलिट्री लीडर होते हैं। तो चलिए अब इसकी समरी देखते हैं। एक्ट 1 ओपन्स ऑन अ ब्लैक आफ्टरनून ऑन एन अप्रैल संडे इन जिमी एंड एलिसन्स क्रैम्पेड एटिक इन द मिडलैंड्स। एक्ट 1 की शुरुआत होती है अप्रैल रविवार की एक निराशाजनक दोपहर को मिडलैंड्स में जिमी और एलिसन की अटारी में होती है। जिमी एंड क्लिफ आर रीडिंग द संडे पेपर। जिमी और क्लिफ संडे पेपर पढ़ रहे हैं। एज वेल एज द रेडिकल वीकली प्राइस निपेंस अवेलेबल एट एनी बुक स्टॉल एज जिमी बोस्ट्स टू क्लिफ। साथ ही रेडिकल साप्ताहिक नोपेंस की कीमत किसी भी बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, जैसा कि जिमी ने क्लिफ से दावा करते हुए कहा। दिस इज़ अ रेफरेंस टू द न्यू स्टेट्समैन। यह एक न्यू स्टेटमैन का संदर्भ है एंड रेफरेंसेस टू दैट पीरियड would have given viewers and immediate clue to the pair's political preference। जिमी और क्लिफ जो ये दोनों साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रहे हैं, उससे व्यूवर्स को पता चल जाता है कि उन दोनों का पॉलिटिकल में कितना इंटरेस्ट है। एलिसन ट्राइज टू आयरन आउट द वीक एंड जिमी एंड क्लिफ इंगेज इन द एक्सप्लेनेटरी डायलॉग। उधर जिमी की वाइफ एलिसन कपड़ों को प्रेस कर रही है और इधर जिमी और क्लिफ दोनों बातचीत कर रहे हैं। एलिसन इज लिसनिंग टू देम और एलिसन उनकी बातों को सुन रही है। इट बिकम्स क्लियर दैट देयर इज़ अ ह्यूज सोशल गल्फ बिटवीन जिमी एंड एलिसन। और इस सीन से स्पष्ट हो जाता है कि जिमी और एलिसन के बीच एक बड़ा सामाजिक तनाव है। हर फैमिली इज अपर मिडिल क्लास मिलिट्री वाइल जिमी बिलोंग्स टू वर्किंग क्लास। एलिसन तो उच्च मध्यम वर्गीय सैनिक परिवार से, जबकि जिमी श्रमिक वर्ग से है। To win her over, he had to fight hard against her family's disapproval। जिमी ने एलिसन को जीतने के लिए एलिसन के परिवार से एक हार्ड फाइट की। जिमी और एलिसन ने क्लास डिफरेंस के बावजूद एक दूसरे से शादी करी। एलिसन्स मदर एंड आई लुक्ड एट ईच अदर एंड फ्रॉम देन ऑन द एज ऑफ शिवेलरी वॉज डेड, ही एक्सप्लेन्स। जिमी बताता है कि जब मैंने और एलिसन की माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा, तभी से वीरता सिवेलरी का युग मर गया।
We also learn that the family's only income is derived from a sweet confectionery stall at the local market, an enterprise that is surely well below Jimmy's education. हमें यह भी पता चलता है कि परिवार की जो एकमात्र आय है वह लोकल मार्केट में एक मिठाई की दुकान से प्राप्त होती है, और ये एक ऐसा उद्योग था जो कि जिमी की शिक्षा से काफी नीचे था। लेट अलोन एलिसन्स स्टेशन इन लाइफ। एलिसन के जीवन में स्टेशन की तो बात ही छोड़ दे। ये सारी बातें जिमी क्लिफ को बताता है। एज एक्ट 1 प्रोग्रेसेस जिमी बिकम्स मोर विचुपरेटिव, ट्रांसफेरिंग हिज कंटेम्प्ट फॉर एलिसन्स फैमिली ऑन टू हर पर्सनली, कॉलिंग हर इंटेलिजेंट एंड जनरली रेफरिंग टू हर एज क्लिफ। और जैसे जैसे एक्ट आगे बढ़ता है जिमी और भी अधिक निंदा करने लग जाता है। एलिसन के परिवार के प्रति उसकी जो निंदा है उसको व्यक्तिगत रूप से उस पर स्थानांतरित कर देता है, और एलिसन को वह बुद्धिमान कहता है और आम तौर पर उसे क्लिफ के रूप में महत्व देता है। यहाँ इन लाइनों का अर्थ हुआ कि कुछ एक्टर इस सीन को ऐसे निभाते हैं जैसे कि जिमी को लगता है कि सब कुछ सिर्फ एक मजाक है, जबकि अदर एक्टर इस सीन को ऐसे निभाते हैं कि जैसे वह उन्हें एक्साइट कर रहा है। द फाइट एंड्स विद फिजिकल स्टफल। क्योंकि एलिसन इन दोनों को सुनती है तो उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ये फिजिकल स्कफल के साथ समाप्त होती है, विच रिजल्ट्स इन द आयरनिंग बोर्ड बीइंग ओवरटर्न्ड एंड एलिसन्स आर्म गेटिंग बर्न्ड। और इस फाइट के दौरान आयरन पलट जाती है और एलिसन का हाथ जल जाता है। जिमी एग्जिट्स द स्टेज टू प्ले हिज ट्रम्पेट। फिर जिमी मंच से बाहर आ जाता है और अपना ही बखान करने लग जाता है। एलिसन अलोन विद क्लिफ एडमिट्स शी इज एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट एंड कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टेल जिमी। अब एलिसन क्लिफ के साथ अकेली होती है और वह एक्सेप्ट करती है कि वह गलती से प्रेग्नेंट है, लेकिन वह जिमी को बताने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही है। क्लिफ आर्ग्यूज हर टू टेल हिम। क्लिफ एलिसन से कहता है कि वह जिमी को बता दे कि वह प्रेग्नेंट है। व्हेन जिमी रिटर्न्स एलिसन अनाउंसेस दैट हर एक्ट्रेस फ्रेंड हेलेना चार्ल्स इज कमिंग टू स्टे। जब जिमी वापस आता है तो एलिसन जिमी से कहती है कि उसकी एक फ्रेंड हेलेना उनके साथ रहने के लिए आ रही है, एंड जिमी डेस्पाइसेस हेलेना इवन मोर देन एलिसन। ही फ्लाइज इनटू अ रेज। और यह सुनकर जिमी एलिसन से ज़्यादा हेलेना की बुराई करने लग जाता है और वह गुस्सा करने लग जाता है, और इसी के साथ पहला एक्ट खत्म हो जाता है। एक्ट 2 ओपन्स ऑन अनदर संडे आफ्टरनून। और एक्ट 2 अनदर संडे आफ्टरनून को ओपन होता है विद हेलेना एंड एलिसन मेकिंग लंच, जहाँ पर हेलेना और एलिसन दोनों लंच बना रही है। In a two-handed scene, Ellison says that she decided to marry Jimmy because of her own minor rebellion against her upbringing and her admiration for Jimmy's campaigns against the neglect of life in post-war England. Ellison हेलेना को बताती है कि उसने अपने परिवार के खिलाफ जिमी से शादी करने का फैसला किया। इंग्लैंड में युद्ध के दौरान नेग्लेक्ट ऑफ लाइफ के अगेंस्ट जिमी अभियान कर रहा था, और इस अभियान की प्रशंसा के कारण ही एलिसन ने जिमी से शादी की। सी डिस्क्राइब्स जिमी टू हेलेना एज ए नाइट इन शाइनिंग आर्मर। हेलेना सेज फिर्मली यू हैव गोट टू फाइट हिम। एलिसन हेलेना से कहती है कि जिमी एक चमकदार कवच में शूरवीर की तरह है। तब हेलेना एलिसन से कहती है कि तुम्हें उससे लड़ना होगा। जिमी एंटर्स एंड द स्पारिंग कंटिन्यूज। जिमी अंदर आता है लेकिन उन दोनों की बातें कंटिन्यू रहती है। व्हेन वुमेन वियर हेड्स एंड डिक्लेयर दैट दे आर गोइंग टू चर्च, जिमीज सेंस ऑफ बेट्रेयल रीचेज अ पीक। जब वे दोनों टोपी पहनती है और यह कहती है कि वे दोनों चर्च के लिए जा रही है, तो जिमी को लगता है कि वह उसके साथ विश्वासघात करेगी, और उसकी विश्वासघात की भावना चरम पर होती है। When he leaves to take an urgent phone call, Helena announces that she has forced the issue. जब जिमी एक जरूरी फ़ोन कॉल लेने के लिए निकलता है तो हेलेना कहती है कि उसने इस मुद्दे को ज़बरदस्ती उठाया है। She had sent a telegram to Ellison's parents asking them to come and rescue her. हेलेना जिमी के पेरेंट्स को एक टेलीग्राम भेजती है और कहती है कि वह अपनी बेटी एलिसन को बचा ले। एलिसन इज स्टन्ड बट एग्रीज दैट शी विल गो।
एलिसन सरप्राइज हो जाती है लेकिन वह एग्री हो जाती है कि वह यहाँ से चली जाएगी। द नेक्स्ट इवनिंग एलिसन्स फादर कोलोनेल रेडफर्न कम्स टू कलेक्ट हर टू टेक हर बैक टू हर फैमिली होम। अगली इवनिंग को एलिसन के पिता आते हैं और एलिसन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। द प्ले राइट अलाउज द कोलोनेल टू अपीयर एज अ fairly sympathetic character, albeit totally out of touch with the modern world as he himself admits। इस प्ले के प्ले राइट कोलोनेल को एक सहानुभूतिपूर्ण चरित्र के रूप में दिखाते हैं। यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आधुनिक दुनिया के संपर्क से पूरी तरह बाहर है और यह बात कोलोनेल खुद भी स्वीकार करते हैं। You are hurt because everything has changed, एलिसन टेल्स हिम। एलिसन अपने पिता से कहती है कि आप हर्ट है क्योंकि सब कुछ बदल गया है। एंड जिमी इज़ हर्ट बिकॉज एवरीथिंग हैज़ स्टेड द सेम। और जिमी इसलिए हर्ट है क्योंकि सब कुछ उसके लिए पहले के जैसा ही है। हेलेना अराइव्स टू से गुड बाय सून इंटेंडिंग टू लीव हरसेल्फ। हेलेना अलविदा कहने के लिए आती है और वह खुद ही जाने का इरादा कर लेती है। एलिसन इज सरप्राइज्ड दैट हेलेना इज स्टेइंग फॉर अनदर डे। एलिसन को सरप्राइज होता है कि हेलेना एक दिन के लिए और रुकेगी, बट शी लीव्स। लेकिन एलिसन चली जाती है, गिविंग क्लिफ अ नोट फॉर जिमी। और क्लिफ को एक नोट देती है कि वह इसे जिमी को दे दे। क्लिफ इन टर्न हैंड्स इट टू हेलेना एंड लीव्स सेइंग आई होप ही शोज इट इन योर नोज। क्लिफ यह नोट जिमी को देने के बजाय हेलेना को दे देता है और उसे कहता है कि मुझे आशा है कि वह इसे आपकी नाक में घुसेड़ देगा। ऑलमोस्ट इमीडिएटली जिमी ब्रस्ट्स इन। तुरंत ही जिमी अचानक अंदर आ जाता है, फाइंडिंग अ गुड बाय नोट हिज कंटेम्प्ट for Helena and warns her to stay out of his way until she leaves। जिमी गुड बाय का नोट पाता है और वह हेलेना पर फिर से भड़क जाता है और वह हेलेना को कहता है कि जब तक वो यहाँ से चली ना जाए वह जिमी से दूर रहे। हेलेना टेल्स हिम दैट एलिसन इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। हेलेना जिमी को बताती है कि एलिसन एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। एंड जिमी रिलुक्टेंटली एडमिट्स दैट ही इज टेकन अबेक। और जिमी अनिच्छा से स्वीकार करता है कि वह आश्चर्यचकित है। हाउ एवर हिज ह्यू एंड क्राई कंटिन्यूज। हालांकि उनका हल्ला बोल अभी भी जारी है। दे फर्स्ट गेट इनटू ए फिजिकल फाइट। और पहले वे शारीरिक मारपीट पर उतर आते हैं। एंड देन एज एक्ट 2 कर्टन फॉल्स जिमी एंड हेलेना आर किसिंग पैशनेटली एंड फॉलिंग ऑन द बेड। और फिर जैसे ही एक्ट 2 का पर्दा गिरता है जिमी और हेलेना पूरी भावना से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और बिस्तर पर गिर जाते हैं। एक्ट 3 ओपन्स एज ए डेलिबरेट रिप्लाई ऑफ एक्ट 1। एक्ट 3 एक्ट 1 की जानबूझकर पुनरावृत्ति के रूप में खुलता है, बट दिस टाइम विद हेलेना एट द आयरनिंग बोर्ड वेयरिंग जिमीज रेड शर्ट फ्रॉम एक्ट 1। लेकिन इस बार एलिसन की जगह हेलेना होती है और वह जिमी की रेड शर्ट पहने हुए हैं। मंथ्स पास्ड। कई मंथ्स बीत जाते हैं। इन एक्ट 1 जिमी इज़ मोर प्लीजेंट टू हेलेना देन टू एलिसन। एक्ट 1 में एलिसन की तुलना में जिमी हेलेना के लिए अधिक आनंददायक है। सी एक्चुअली लाफ्स एट हिज जोक्स। हेलेना जिमी के जोक्स पर हंसती है। एंड द थ्री ऑफ देम जिमी, क्लिफ एंड हेलेना गेट इनटू ए म्यूजिक हॉल कॉमेडी रूटीन दैट इज़ क्लियरली नॉट इम्प्रोविज्ड। और वे तीनों एक म्यूज़िक हॉल कॉमेडी रूटीन में शामिल हो जाते हैं जो कि स्पष्ट रूप से ठीक नहीं है। क्लिफ अनाउंसेस दैट ही हैज़ डिसाइडेड टू स्ट्राइक आउट ऑन हिज ओन। क्लिफ कहता है कि उसने खुद ही हड़ताल करने का निर्णय लिया है। एज जिमी लीव्स द रूम टू गेट रेडी फॉर अ लास्ट नाइट फॉर द थ्री ऑफ देम ही ओपन्स द डोर टू फाइंड एलिसन लुकिंग लाइक डेथ। जैसे ही जिमी उन तीनों के लिए लास्ट नाइट के लिए तैयार होने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, वह एलिसन को एक डेथ की तरह दरवाजे के सामने देखता है। ही नोट्स ऑन हिज शोल्डर योर फ्रेंड हैज़ कम टू सी यू एंड अब्रुप्टली लीव्स। वह उसके कंधे पर झपकी लेता और कहता है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें देखने के लिए आई है और अचानक चला जाता है। एलिसन एक्सप्लेन्स टू हेलेना दैट शी लॉस्ट द बेबी। एलिसन हेलेना को कहती है कि उसने बच्चे को खो दिया है। द टू वुमेन रिकॉन्साइल बट हेलेना रियलाइजेज दैट वॉट शी हैज़ डन इज़ इमोरल एंड डिसाइड्स टू लीव। एलिसन और हेलेना दोनों मेल मिलाप करती है, लेकिन हेलेना को एहसास हो जाता है कि उसने जो भी किया वह अनैतिक है और वह वहाँ से जाने का फैसला करती है।
She calls Jimmy to hear her decision and he lets her go with a sarcastic farewell. वह अपना निर्णय सुनाने के लिए जिमी को बुलाती है और जिमी उसे sarcastic वे में विदाई देता है। The play ends with a sentimental reconciliation between Jimmy and Allison. और ये प्ले जिमी और एलिसन के बीच भावनात्मक मेल मिलाप के साथ समाप्त होता है। दे रिवाइव एन ओल्ड गेम दे यूज्ड टू प्ले, और वे वापस उस गेम को रिवाइव करते हैं जो कि वे पहले खेला करते थे। प्रिटेंडिंग टू बी बियर्स एंड स्क्वायरल्स, भालू और गिलहरी होने का नाटक करते हुए। एंड सीम टू बी इन ए ट्रूस, और उनकी जो लड़ाई होती है वह ख़त्म होती है और वे वापस शांत प्रतीत होते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस प्ले की मेन थीम है मिसोजिनी एंड हेट्रेड टूवर्ड्स वुमेन, यानी नारी जाति के प्रति द्वेष और उनके प्रति घृणा। और इसके अलावा क्लास और एजुकेशन भी इस प्ले की थीम है।